हम पढ़ने वाले मैचुरेशन अरेस्ट के बारे में। तो मैचुरेशन अरेस्ट जो होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है एक स्पेसिफिक स्टेज पर जाकर के अरेस्ट हो जाता है और बेसिकली ये होता है जर्म सेल का डेवलपमेंट जो रहता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में उसका अरेस्ट होता है। इसकी वजह से होगा क्या, अजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है जबकि जर्म सेल्स रहते हैं। तो जर्म सेल्स जो रहता है किसी भी स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से अजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया होता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो ये बेसिकली जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अर्ली, एक दूसरा होता है लेट और तीसरा होता है फोकल। तो अगर हम बात करें अर्ली की तो इसमें जो रहता है बेसिकली शुरुआत में होता है, इसमें जो रहता है स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्टेज होता है उस वहाँ तक ब्लॉकेज हो रहा है। तो इसमें जो प्रोग्नोसिस होती है बहुत पुअर होती है और ये बेसिकली AZF-B वाले में मिलता है। AZF-B का अगर कंप्लीट डिलीशन होता है तो अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट मिलता है। इसमें कोई भी स्पर्म नहीं होता है रिट्राइव करने के लिए। फिर अगर हम बात करें लेट का तो लेट वाला जो रहता है यूजुअली वो पार्शियल अगर AZF-B होता है तो ऐसे में जो रहता है स्पर्म स्पर्मेटेड स्टेज पर जाके अरेस्ट होता है। अगर हम AZF अजोस्पर्मिक फैक्टर की बात करें तो उसमें 3 होते हैं, A, B और C। तो जो B वाला होता है यूजुअली ये मैचुरेशन अरेस्ट से एसोसिएटेड रहता है और इसमें बेसिकली अर्ली और लेट मिल सकता है। अगर कंप्लीट अगर डिलीशन है तो अर्ली मिलता है और अगर पार्शियल डिलीशन है तो लेट मिलता है। फिर मैचुरेशन अरेस्ट जो है वो AZF-C से भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो AZF-C में जो होता है यूजुअली लेट मैचुरेशन अरेस्ट होता है और इसमें जो प्रोग्नोसिस होती है फेयर होती है और इसमें हम माइक्रो टेस्ट से कर सकते हैं। फिर एक होता है फोकल मैचुरेशन अरेस्ट। फोकल मैचुरेशन अरेस्ट में भी जो रहता है AZF-C का होता है या इडियोपैथिक हो सकता है। इसकी सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, इसमें जो रहता है पैची ट्यूब्यूल्स होते हैं और कहीं कहीं जो रहता है कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो अगर हम बात करें इटियोलॉजी का तो सबसे पहले जो रहता है जेनेटिक कॉजेज जो रहता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो रहता है वाई क्रोमोसोम में माइक्रो डिलीशन होता है। तो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें हम 3 साइड देखते हैं, एक होता है AZF-A, एक दूसरा होता है AZF-B, तीसरा होता है AZF-C। ये जो AZF जिसको बोलते हैं एजोस्पर्मिक फैक्टर, ये बेसिकली जो रहता है लॉन्ग आर्म होता है जिसको क्यू आर्म बोलते हैं, उस पर सिचुएटेड होता है। जबकि अगर हम शॉर्ट आर्म बोलें तो वो उस पर SRY जीन होता है, उसको P भी बोलते हैं, YP आर्म। तो जो AZF-A का अगर म्यूटेशन होता है तो माइक्रो डिलीशन होगा तो उसमें सिर्फ सर्टोली सेल्स मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्टोली सेल ओनली। ऐसे में जो रहता है बिल्कुल भी जर्म सेल्स नहीं मिलते हैं। जबकि अगर हम बात करें AZF-B में तो यूजुअली अगर जो बात करें AZF में तो कंप्लीट मैचुरेशन अरेस्ट मिलता है। फिर अगर हम बात करें AZF-C में तो AZF-C में यूजुअली हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस मिलता है। फिर AZF-B में जो रहता है, अगर हमने ऊपर देखा था कि जो रहता है इसमें भी जो मैचुरेशन अरेस्ट है इसमें अर्ली और लेट हो सकता है। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज होता है तो इसको अर्ली बोलते हैं और अगर लेट ब्लॉकेज होता है, लेट अरेस्ट होता है तो हम इसको पार्शियल बोलते हैं। और ये पार्शियल जो रहता है अरेस्ट या लेट अरेस्ट ये AZF-C में भी मिलता है। फिर और जो अगर हम बात करें जीन की बात करें तो AZF पे कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं USP9Y या DDX3Y। तो USP9Y और DDX3Y इनका भी म्यूटेशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें अगला जो म्यूटेशन है वो है TEX11 म्यूटेशन। TEX11 म्यूटेशन में जो रहता है टैक्सी नहीं मिल पाती है और टैक्सी नहीं मिल पाती है तो वो 9-2-11 नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या रहता है मियोसिस सिनेप्टिक फेलियर। तो मियोसिस सिनेप्सिस फेलियर होता है, इसको TEX11 म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा जो रहता है इम्पेयर्ड मियोसिस होता है वो बेसिकली जो रहता है SYCP3 डैज और USP9Y में होता है। जो डैज होता है वो AZF-C में होता है। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो रहता है इम्पेयर्ड मियोसिस होता है, इम्पेयर्ड मियोसिस होता है AZF-C में डैज म्यूटेशन इम्पेयर्ड मियोसिस। और इसमें जो रहता है
अगर हम बात करें CYP3 और USP9Y, USP9Y जो रहता है ये एसोसिएटेड होता है AZFA से एसोसिएटेड रहता है, जबकि डैश जो रहता है AZFC से एसोसिएटेड रहता है। फिर अगर हम बात करें तो जो कैरियोटाइप होता है मैचुरेशन अरेस्ट का, तो यूजुअली ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं होता है। कभी कभी जो रहता है मोजाइक पैटर्न मिल सकता है, मोजाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो रहता है उसमें जो रहता है मैचुरेशन अरेस्ट मिल सकता है, जिसमें पार्शियल स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो ये रहा जेनेटिक कॉजेस। अब एक्वायर्ड कॉजेस की बात करें या सेकेंडरी कॉजेस की बात करें, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो वेरिकोसील होता है। वेरिकोसील की वजह से थर्मल इंजरी होती है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से स्पर्म डैमेज होता है। दूसरा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या रेडियोथेरेपी की वजह से स्पर्म डैमेज होता है। मेनली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है जो कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन उसको डैमेज करता है, और वो जो रहता है MDA रिलीज करता है। फिर जो अगला होता है वो होता है टेस्टिकुलर ट्रॉमा या टॉर्जन। टेस्टिकुलर ट्रॉमा या टॉर्जन से भी हो सकता है, उससे इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया से जो है इंजरी हो सकती है। फिर इन्फेक्शन जैसे वायरल आर्काइटिस या मम्स की वजह से हो सकता है। फिर जो अगला है वो है हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर हम बात करें थायराइड या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, इसकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है प्राइमोडियल जर्म सेल से। प्राइमोडियल जर्म सेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं। फिर ये जो रहता है यूजुअली यॉर्क सैक में ड्यूरिंग 4th वीक एंटर करते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल, जिससे कि गोनेट्स बनता है। फिर जो रहता है ये टेस्टिस में एंटर करते हैं, और टिल प्यूबर्टी जो रहता है हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो रहते हैं वो जो प्यूबर्टी से पहले जो रहते हैं जर्म सेल्स उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया जो रहते हैं अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। जस्ट प्यूबर्टी के बाद जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं बेसिकली हम बात करें तो A और B दो टाइप के होते हैं, और A जो रहता है वो फर्दर दो टाइप का होता है, A1 A2। इसमें एक डार्क टाइप का होता है और एक लाइट टाइप का होता है। तो यूजुअली जो रहता है स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है फिर वो माइटोटिक डिवीजन के बाद जो रहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो इसको बनने में 25 डेज लगता है। तो प्यूबर्टी जैसे प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी के बाद जो है प्यूबर्टी तक स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, और प्यूबर्टी के बाद जो है वो 25 डेज में जो रहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये यूजुअली जो रहता है बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब मियोटिक 1 से होता है, मियोटिक डिवीजन 1 से, और इसमें टोटल 9 दिन लगते हैं। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है इसका नाम से पता चला सेकेंडरी मतलब मियोटिक 2 होगा, और उससे बनेगा स्पर्मेटिड्स। तो जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं यूजुअली 19 दिन लग जाते हैं, 19 डेज लगता है इसको स्पर्मेटिड्स बनने में। फिर फाइनली जो रहता है स्पर्मेटिड्स जो रहता है उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, और टोटल लगते हैं 21 डेज, और स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर स्पर्म बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें 21 डेज लगता है। तो ये जो रहता है टोटल जो ड्यूरेशन होता है अगर हम बात करें तो टोटल ड्यूरेशन जो रहता है अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 9 1 10 10 9 19 19 9 5 14, टोटल 74 डेज के अराउंड जो रहता है इतना स्पर्मेटोजेनेसिस में साइकिल लगता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने में 25 डेज लगते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने में 9 दिन लगता है, और सेकेंडरी अगर हम बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने में तो ये जो रहता है टोटल 19 दिन लगते हैं। तो 19 दिन लगते हैं, और स्पर्मेटिड्स से जो रहता है स्पर्म बनने में फिर जो रहता है 21 दिन लगते हैं। तो ये जो रहता है इस तरीके से। तो ये जो मैचुरेशन होता है अगर हम अर्ली की बात करें तो अर्ली मैचुरेशन में बेसिकली जो रहता है अर्ली मैचुरेशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाली जो स्टेज है यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, इसको बोलते हैं अर्ली मैचुरेशन। इस पे स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही खराब होती है और रिट्रीवल के चांस बहुत पुअर होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स में अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो इसको लेट मैचुरेशन बोलते हैं। तो ये जो रहता है बेसिकली इन्वायरमेंट टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कैडमियम या पेस्टिसाइड्स की वजह से। तो इसमें हार्मोनल पैटर्न कैसा मिलेगा, तो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है यूजुअली नॉर्मल रहता है, क्योंकि
इसमें जो रहता है मैचुरेशन अरेस्ट है, किसी भी और तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से LH भी नॉर्मल रहता है, कई बार माइल्डली एलिवेटेड रहता है। अगर हम बात करें तो यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है उसमें अगर हम देखें तो FSH बढ़ा रहता है। ये FSH इसलिए बढ़ा रहता है स्पेशली इन केस ऑफ अर्ली M में, बिकॉज क्योंकि जो रहता है इनिबिन बी जो रहता है वो कम होता है और उसका फीडबैक कम मिलता है। तो इनिबिन बी जो रहता है अगर हम बात करें तो जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस मार्कर के लिए, और इनिबिन बी जो रहता है मैचुरेशन अरेस्ट में कम हो जाता है। तो इनिबिन बी जो रहता है सेंसिटिव मार्कर होता है स्पर्मेटोजेनेटिक। तो इनिबिन बी कम होगा तो FSH बढ़ जाएगा। तो FSH और इनिबिन बी जो रहता है इस तरीके से रिलेटेड रहते हैं। बाकी LH टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहता है। फिर अगर हम बात करें कि बायोप्सी या माइक्रोटेसे पे क्या मिलता है, तो अगर हम बात करें तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यूजुअली नॉर्मल रहती हैं, उसमें सर्टोली सेल्स भी नॉर्मल रहते हैं। जर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो जर्म सेल्स जो रहता है इसमें अरेस्ट मिलता है किसी एक स्टेज पे, आइदर स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटेड्स स्टेज पर। जबकि अगर हम बात करें लेडी सेल्स का, तो लेडी सेल्स जो रहती हैं नॉर्मल होती हैं या हाइपर प्लास्टिक हो सकती हैं, जबकि सर्टोली सेल्स जो रहते हैं वो नॉर्मल होते हैं और इंटरस्टिशियम भी नॉर्मल होता है। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम होती है सिर्फ जर्म सेल्स में मिलता है जो इसमें अरेस्ट मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स नॉर्मल होती है। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो जो ऑल ट्यूब्यूल्स होती हैं सेम स्टेज पर अरेस्ट होती हैं। इसमें बेसिकली एक यूनिफॉर्म स्टेज मिलता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्टेज स्नैपशॉट। अगर अदर दूसरी पैथोलॉजी से बात करें तो सर्टोली सेल्स में इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस मिलता है। तो अगर हम दूसरे पैथोलॉजी से डिस्क्राइब करें जैसे सर्टोली सेल ओनली और मैचुरेशन स्पर्म या हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस, तो जो रहता है अगर हम बात करें तो सर्टोली सेल AZF से होता है, जबकि मैचुरेशन अरेस्ट मोस्टली AZF-B से और हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस AZF-C से होता है। इसमें अगर हम बात करें सर्टोली सेल्स में तो जर्म सेल्स बिल्कुल ही एब्सेंट रहती हैं, A फॉर एब्सेंट रहती हैं, और AZF-B में प्रेजेंट होती है बट अरेस्टेड रहती है, बंद रहती है, B फॉर बंद। तो इसमें B फॉर बंद हो जाती हैं, A फॉर इसमें जो रहती है एब्सेंट रहती हैं। और इसमें जो रहता है हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस में C फॉर कम हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस। तो जर्म सेल्स अगर कम हो गई है तो वो AZF-C है, C फॉर कम, और अगर एब्सेंट है तो AZF-A रहता है। फिर अगर हम बात करें तो यूजुअली होता क्या है कि जो अगर हम मैचुरेशन अरेस्ट में बात करें या सर्टोली सेल्स में, तो जर्म सेल्स अगर एब्सेंट है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, तो इनिबिन बी जो रहेगा वो मार्कर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब इनिबिन बी जो रहेगा वो जो रहेगा कम बनेगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है तो कम बनेगा, तो नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, तो FSH जो है वो ज़्यादा रहता है, FSH ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से और सब में भी FSH बढ़ सकता है बेस्ड ऑन द इनिबिन बी। अगर हम बात करें टेस्टिकुलर वॉल्यूम का, तो टेस्टिकुलर वॉल्यूम में जर्म सेल्स मैचुरेशन अरेस्ट में जर्म सेल्स हैं, हाइपोस्पर्मेटो में तो उसके वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट सर्टोल में जर्म सेल्स नहीं रहती है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, जिसकी वजह से जो रहता है जगह खाली हो जाती है तो टेस्टिस जो रहता है वो छोटा हो जाता है। स्पर्म रिट्रीवल अगर हम बात करें तो यूजुअली हाइपो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे बेस्ट होता है उसको रिट्रीव करना। तो हम जैसे किसी भी जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट होता है उसमें अप्रोच कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सीमेन एनालिसिस करते हैं और यूजुअली 2 बार सीमेन एनालिसिस करते हैं, और उसमें हम अजूस्पर्मिया अगर कंफर्म हो गया है तो फिर टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, यूजुअली FSH LH और टेस्टोस्टेरोन। और इससे हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अगर हम बात करें कि ऑब्स्ट्रक्टिव कब होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव तब बोलेंगे जब उसमें सब कुछ नॉर्मल होगा। तो अगर नॉर्मल FSH है, नॉर्मल टेस्टिस है, तो ऐसे में ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में बेसिकली ब्लॉकेज जो है इजैकुलेटरी डक्ट में होती है, और तो ऐसे केस में जो रहता है हमें ट्रस्ट कराना होता है, या हम सिस्टिक फाइब्रोसिस जो जीन होता है उसका टेस्ट करा सकते हैं। कई बार बास जो रहती है वो बायलेटरली एब्सेंट रहती है। फिर अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होगा तो जो टेस्टिस होगी वो छोटी मिलती है, और यूजुअली जो रहता है FSH बड़ा रहता है, टेस्टिस नहीं होता है। तो ऐसे में हमें टेस्टिस की बायोप्सी करनी रहती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यूजुअली हम टेस्टिस की जब बायोप्सी करते हैं तो उसमें हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं वो बेसिकली अर्ली या लेट मैचुरेशन अरेस्ट है, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमें जब मैचुरेशन अरेस्ट के बारे में पता चल गया तो फिर हम लोग जो है फिर कैरियोटाइपिंग कराते हैं, और कैरियोटाइपिंग और वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन के बारे में पता करते हैं। तो यूजुअली जो रहता है वाई
क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन जो रहता है उससे हमें पता चल जाएगा कि AZF ए है, बी है या सी है। और अगर इडियोपैथिक है, अगर हमें ये कॉज नहीं मिल रहा है तो ऐसे में हमें TEX11 म्यूटेशन कराना होता है, जिसमें मियोटिक सिनोप्सिस जो रहता है वो फेलियर हो जाता है। फिर पेशेंट को जो है ART के लिए काउंसिल करना चाहिए और उनको जो है जेनेटिकल जो ट्रांसमिशन होता है उसको बताना चाहिए कि इनफर्टिलिटी ट्रांसमिट हो सकती है। तो अगर हम बात करें प्रोग्नोसिस का, तो अगर अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट होता है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, उसमें रिट्रीवल रेट लेस देन 5% होता है। जबकि अगर लेट मैचुरेशन अरेस्ट होगा तो उसकी प्रोग्नोसिस जो होती है गुड होती है, और जो स्पर्म रिट्रीव करते हैं उसको हम लोग ICSI के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो रहता है 60% जो रहता है रिट्रीवल रेट रहता है, जबकि फोकल में जो रहता है मोर देन 70% रहता है। इसमें एक्सीलेंट आउटकम होता है और इसमें ICSI का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50% रहता है। तो मैनेज कैसे करते हैं? अगर कोई रिवर्सिबल फैक्टर है तो पहले हम उसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि वेरिकोसील। तो वेरिकोसील अगर पैल्पेबल है, क्लिनिकली ग्रेड 2 है या उससे ऊपर है, तो हम वेरिकोसील को ट्रीट करेंगे। अगर कोई गोनेडोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। गोनेडोटॉक्सिक ड्रग को स्टॉप करने से जो रहता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। फिर कोई सिस्टमिक इलनेस है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो उसको भी हम करेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो रहता है रिवर्सिबल फैक्टर के बाद फिर हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं। और हार्मोनल थेरेपी जो रहता है सेलेक्टेड पेशेंट्स में रहते हैं। मेनली इसका यूज़ तब करते हैं जब इडियोपैथिक जो रहता है मैचुरेशन अरेस्ट होता है, और बेसिकली इसमें जो रहता है नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ऐसे केस में हम जो रहता है 3 से 6 महीने का ट्रायल देकर देखते हैं। तो यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं वो होता है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट जो रहता है 25 से 50 मिलीग्राम OD देते हैं। दूसरा जो ड्रग है वो ले सकते हैं, वो होता है एन एस्ट्रोजोल जो रहता है यूजुअली 1 मिलीग्राम देते हैं और OD देते हैं। ये बेसिकली जो रहता है एस्ट्रोजन को कम करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेशियो बढ़ जाता है। और जो हार्मोनल थेरेपी करते हैं, अगर सब क्लिनिकल फीचर्स हैं तो हम लोग बेसिकली बीटा SEG और FSH थेरेपी देते हैं। तो FSH और LH जो प्रोड्यूस होता है, तो LH जो रहता है बीटा SEG की तरह रहता है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग इसलिए बीटा SEG देते हैं। और आउटकम की बात करें तो यूजुअली मॉडेस्ट आउटकम रहता है। इसका मेन यूज़ है कि हम लोग जब स्पर्म रिट्रीवल करने वाले थे उससे 3 से 6 महीने पहले जो है हार्मोनल थेरेपी बीटा SEG और FSH के फॉर्म में कर सकते हैं। फिर स्पर्म रिट्रीवल कैसे करते हैं? तो इनिशियली जो है हम कोशिश करेंगे पहले टेसा या टीसे करने का टेस्टिस से, बट इससे जो रहता है लिमिटेड यील्ड रहता है। अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो होता है माइक्रो टेसे जो रहता है यूजुअली अगर लेट है या फोकल है मैचुरेशन स्टैंड, तो ये करते हैं। ये यूजुअली गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक फोकाई डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रिट्रीवल से, वो होता है मैपिंग बायोप्सी जो रहता है अगर इडियोपैथिक मैचुरेशन अरेस्ट है तो उसमें करते हैं। तो इससे जो रहता है हम किस साइड से निकालना है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन रिट्रीवल साइड। तो सबसे पहले अगर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है ICSI में क्या होता है कि जो रहता है हमने स्पर्म या स्पर्मेटेड रिट्राइव किया है उसको डायरेक्टली एग में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक डेफिनेटिव फर्टिलिटी ऑप्शन होता है। यूजुअली जो है हमें IUI या IVF नहीं करते हैं क्योंकि स्पर्म काउंट सफिशिएंट नहीं रहता है। और हमें जो कपल्स होते हैं उनको जो है जेनेटिक रिस्क के बारे में बताना चाहिए कि जो अगर मेल ऑफस्प्रिंग होगा तो इनफर्टाइल होगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम जो डिलीशन है उसको ट्रांसमिट हो सकता है। फिर अब बात करें एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज का, तो जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज में है, तो उसमें जो आता है सबसे पहला वो होता है स्टेम सेल थेरेपी या जर्म सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो स्टेम सेल थेरेपी या जर्म सेल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो प्री क्लिनिकल स्टेज में ट्राई कर रहे हैं। दूसरा जो फीचर होता है जो TEX11 जीन है या डैश जीन है, हम उसको एडिट कर दें, उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। ये भी रिसर्च फेज में है। तो ये सब चीज़ें जो जिसकी मदद से हम लोग मैचुरेशन अरेस्ट जो है उसको ठीक कर सकते हैं। फिर अब हम बात करें प्रोग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फेवरेबल होते हैं। फेवरेबल में अगर बात करें तो अगर लेट अरेस्ट है या फोकल अरेस्ट है तो वो फेवरेबल होता है। टेस्टिस का साइज अगर नॉर्मल मिल रहा है तो फेवरेबल होगा। FSH ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो फेवरेबल होगा। और AZFC है डिलीशन तो वो भी फेवरेबल होता है। अनफेवरेबल जो रहेगा बेसिकली अगर हम बात करें तो अनफेवरेबल में अगर अर्ली अरेस्ट है तो वो अनफेवरेबल रहता है। अगर कंप्लीट AZFB अरेस्ट है तो वो भी अनफेवरेबल होता है। अगर एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होगा, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस होगा, तो वो अनफेवरेबल होता है। और अगर एज 40 ईयर्स के बाद है तो ऐसे में टेस्टिकुलर एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, तो वो भी अनफेवरेबल होता है। फिर अगर हम बात करें
जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स जो हमने जैसा देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट जीन टैक्स11। टैक्स11 जो रहता है बेसिकली ये मियोटिक सिनेप्सिस रेगुलेटर होता है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ मियोटिक अरेस्ट, मियोसिस नहीं हो पाती है तो अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट होता है। फिर जो अगला जीन होता है वो डैज जीन होता है। डैज जीन जो होता है उससे AZFC होता है, तो जिसको बोलते हैं हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस होता है यूजुअली, या लेट मैचुरेशन अरेस्ट होता है। इसमें जो रहता है स्पर्मियोजेनेसिस नहीं हो पाता है। फिर अगर हम बात करें USP9Y, तो USP9Y जो रहता है डी यूबिक्यूटिनेशन एंजाइम होता है, डी यूबिक्यूटिनेशन एंजाइम होता है, और ये जो रहता है USP9Y ये स्पर्मेटिड्स की अपोप्टोसिस कराता है, तो इससे भी लेट मैचुरेशन अरेस्ट होता है। जो अगला होता है वो होता है SYCP3, तो ये होता है SY होता है सिनेप्टोनीमल, CP होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, क्रोमोसोमल की डिफेक्टिव पेयरिंग होती है, पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो इससे जो रहता है अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट होता है। तो अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट होता है एक तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और दूसरा टैक्स11। तो कॉम्प्लेक्स से जो टैक्सी लेके भागते हैं पार्किंग कॉम्प्लेक्स से, वो नहीं हो पाता है, तो अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान देनी चाहिए, पहला कि हमें जो है मैचुरेशन अरेस्ट और जो सर्टोरी सेनोली सिंड्रोम है उन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर हम बात करें तो माइक्रो टी से एक बार जरूर करना चाहिए, यूजुअली आफ्टर हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन। जेनेटिक काउंसलिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो रहता है वाई क्रोमोसोम जो ट्रांसमिशन होता है। फिर अगर हम बात करें इनिबिन बी का, तो अगर इनिबिन बी जो रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस बताता है और उसकी वैल्यू लेस देन 60 पिकोग्राम पर ml है, तो पुअर स्पर्मेटोजेनेटिक एक्टिविटी होती है। मैचुरेशन अरेस्ट जो रहता है, अगर हम बात करें तो टोटल जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया होता है उसका 25% कॉज जो रहता है वो मैचुरेशन अरेस्ट से होता है। और अगर हम बात करें वेरिकोसील की, अगर हम सर्जरी करते हैं तो उससे 25% चांस जो रहता है इम्प्रूव हो जाता है इन केस ऑफ मैचुरेशन अरेस्ट टू रिट्राइव द स्पर्म। तो ये रहता है मैचुरेशन अरेस्ट के बारे में।